आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस अड्डा 24x7 में। आई होप आप सभी को हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि दिए गए हैं FW टेलर के द्वारा। तो हमारा पहला प्रिंसिपल जो है वो है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि हमें ओल्ड रूल्स में स्टक होकर नहीं रहना चाहिए, कि जो भी हमारे पुराने रूल्स हैं जिनके हिसाब से हम कभी पहले काम किया करते थे, उनके हिसाब से अब हमें काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वी शुड एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। हमें नई नई चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और उनके हिसाब से ही हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो निकलती जाएगी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ेंगे। आप देखेंगे, आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद उसका नेक्स्ट वर्जन, प्रो वर्जन जो है वो बड़ी जल्दी मार्केट में आ जाता है। रीज़न क्या है? वो रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ दोनों ही एक साथ एसोसिएटेड हैं। आप जैसे जैसे नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, आपका मार्केट में जो नाम है वो बढ़ता जाएगा। देन सेकेंड वन इज हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। हार्मनी क्या होता है? कि सभी लोग मिल के रहें। डिस्कॉर्ड क्या होता है? कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी मिलजुल कर रहें और आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। देखिए, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो सेकंड और थर्ड वाले प्रिंसिपल में हो जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। आपस में मिलकर रहना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। हमें कौन है यहाँ पे? हमें यहाँ पर वर्कर और मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और टेलर ने इस कंसेप्ट को मेंटल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है? मेंटल रेवोल्यूशन कहता है टू चेंज माइंडसेट। और ये माइंडसेट सिर्फ वर्कर का ही चेंज नहीं करना है, ये माइंडसेट वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का ही चेंज करना है, कि दोनों अपने पर्सनल ग्रजेस को छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो है वो काम करें। इसी के साथ ही एक दूसरी चीज़ आती है जो कई बार फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल के बीच में कंपैरिजन के तौर पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जो ये कहता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि मैनेजमेंट को अपने शेयर, अपने गेन्स को शेयर करना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट के पास गेन्स हो रहे हैं उसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए, अगर किसी भी तरीके से कोई गेन हो रहा है। थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कोऑपरेशन का मीनिंग भी यही है, सबके साथ मिलके रहना। हार्मनी का मतलब भी यही है, सबके साथ मिलके रहना। यहाँ पे साथ में है नॉट इंडिविजुअलिज्म। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन किसी भी टारगेट को अकेला अचीव नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट को और वर्कर को जॉइंटली डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स, यानी इन दोनों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। अकेले ये कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कभी भी किसी केस बेस्ड क्वेश्चन में अगर मेंटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड या फिर अगर हम बात करें माइंडसेट से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा, तो आंसर विल बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर सिर्फ स्टैंडर्ड अचीव करने की बात की गई होगी तब आंसर होगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इन दोनों में यही डिफरेंस है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इन्हीं दोनों में होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हर पर्सन को उसके बेस्ट एफिशिएंसी तक या बेस्ट प्रोस्पेरिटी तक लेकर जाने की कोशिश करनी है। अब कोई भी पर्सन बेस्ट कैसे बनेगा? राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अ वर्कर, यानी जैसे ही एक पर्सन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो जाती है,
उसी के साथ ही उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? वो एफिशिएंसी बढ़ेगी थ्रू ट्रेनिंग। टाइमली जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए सो दैट वो अपने मैक्सिमम लेवल पर जो है वो पहुंच पाएँ, और इसी ट्रेनिंग की हेल्प से ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ा पाएंगे। ये आपके चारों प्रिंसिपल हैं, एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए। साइंस नोट रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि पुराने रूल्स में स्ट्रक होकर नहीं रहना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, नए नए तरीके खोजने चाहिए कि आप कुछ नया अचीव कर पाओ। आप अगर ट्रायल एंड एरर मेथड नाम से भी अगर कोई चीज़ देखें तो आंसर विल बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसी के अंदर ही आता है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है कि हम ट्राई करते रहते हैं, एरर आते रहते हैं और हम नई चीज़ों की तरफ बढ़ते रहते हैं। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, माइंडसेट, ये वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं कि माइंडसेट चेंज करना है फॉर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। देन थर्ड वन इज कि दोनों को, मैनेजमेंट एंड वर्कर दोनों को ही जॉइंटली स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना है। हर पर्सन को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? थ्रू ट्रेनिंग, यानी उनकी सिलेक्शन के साथ ही उनको ट्रेनिंग देनी है कि वो अपने मैक्सिमम को अचीव कर पाए। तो ये आपके 4 प्रिंसिपल हैं। इसके बाद जो है वो 9 टेक्निक्स दी गई हैं टेलर द्वारा, तो आगे हम वो पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। आप सभी डिवीजन ऑफ वर्क तो पढ़ ही चुके हैं, जो फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल है। फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल और ये फर्स्ट टेक्निक टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप दोनों नियर अबाउट सेम ही हैं। दोनों में एक ही बात की गई है कि काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर एक्सपर्ट को जो है उस काम को असाइन कर दो। वहाँ से भी एक चीज़ निकल कर आई थी, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। वही चीज़ यहाँ भी है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है, यानी काम को पहले छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक्सपर्ट्स को वो काम असाइन कर दिया गया। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद फंक्शनल फोरमैनशिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसमें होता है प्लानिंग ऑफिसर। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? नाम से ही पता चल रहा है, प्लानिंग करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दैट मीन्स क्या काम करेगा? प्रोडक्शन का काम करेगा। इसमें जो ऑफिसर होता है उसको प्रोडक्शन ऑफिसर बोला जाता है। इसी के साथ ही इनके अंडर 4 ऑफिसर्स जो हैं वो और काम करते हैं। तो पहला ऑफिसर जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है वो है रूट क्लर्क। अब नाम से ही पता चल रहा है रूट क्लर्क, दैट मीन्स ये क्या करता है? ये रूट डिसाइड करता है। रूट मीन्स सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ये हमें एक्टिविटीज की सीक्वेंस बताता है कि कोई एक्टिविटी पहले कहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी। यानी अगर हमें चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना हो तो पहले हम चंडीगढ़ से पिपली आते हैं, पिपली से करनाल जाते हैं, करनाल से सोनीपत, पानीपत, आगे करते करते हम जो है वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक रूट है ना, NH1 से जो हम जा रहे हैं, NH1 एक रूट है। सिमिलर वे में यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज की सीक्वेंस क्या रहेगी वो ये रूट क्लर्क डिसाइड करता है। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देखिए, आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हैं उसके साथ आता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसके ऊपर लिखा होता है कि हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है? आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो मशीन्स वर्कर्स ने हैंडल करनी ही है ना। तो यहाँ क्या होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाएगा एंड ही विल हैंड ओवर टू द गैंग बॉस। ये एक मैनुअल प्रिपेयर करेगा जिसपे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी कि किस मशीन पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे यूज़ करना है या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, वो ये कार्ड बनाएगा। बनाने के बाद गैंग बॉस को हैंड ओवर करेगा। फर्दर गैंग बॉस उसको आगे वर्कर्स को असाइन करेगा। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब नाम से ही पता चल रहा है टाइम, दैट मीन्स वो देखेगा कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी किस टाइम पे करनी है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, कब शुरू करनी चाहिए, कब ख़त्म करनी चाहिए,
और क्या हमारी कॉस्ट रहेगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। यानी ये आपके खर्चे का भी हिसाब रखेगा और आपके टाइम का भी हिसाब रखेगा कि कौन सी एक्टिविटी पे क्या एक्सपेंस हमारा जा रहा है और क्या टाइम लग रहा है। देन फोर्थ वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर। बड़ा ही सिंपल है। डिसिप्लिन ऑफिसर क्या करेगा, वो आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस के डिसिप्लिन पे ध्यान देगा कि सभी चीजें स्मूथली चल रही हैं या नहीं चल रही, सभी एक्टिविटी स्मूथ हो रही हैं या नहीं हो रही। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। फर्स्ट वन इज गैंग बॉस। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखिए ये जितने ऑफिसर हैं ये अपने में से एक हेड चुन लेते हैं, उसी हेड को हम गैंग बॉस कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि वो गैंग का बॉस है, तो वो ये सारी गैंग का ही बॉस है, हर किसी ने इसी को ही रिपोर्ट करना है। देन स्पीड बॉस। अब नाम से पता लग रहा है आपकी बाइक की स्पीड क्या है, तो ये भी काम की स्पीड चेक कर रहा है कि मशीन की स्पीड क्या है, वर्कर की स्पीड से काम कर रहे हैं। यानी ये वर्कर्स की और मशीन्स की स्पीड पे फोकस करने वाला है। देन थर्ड वन इज रिपेयर बॉस। नाम से ही बड़ा क्लियर है, रिपेयर बॉस क्या काम करेगा, मशीन्स की रिपेयरिंग का। देखिए मशीन्स हैं तो वियर एंड टियर तो होगा ही होगा, तो ये क्या करता है, मशीन्स की वियर एंड टियर का ध्यान रखता है, टाइमली उनकी जो है जो भी ठीक कराना है, ऑयलिंग करानी है, लुब्रिकेशन करानी है, जो भी काम कराना है वो सब ये कराएगा। उसके बाद है इंस्पेक्टर। अब ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर तो नहीं है, ये इंस्पेक्टर क्या काम करता है, ये चीज़ों की इंस्पेक्शन करता है, क्वालिटी, ये चीज़ों की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है कि चीज़ें क्वालिटी वाइज कैसी मैन्युफैक्चर हो रही हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के सर्टिफिकेट्स आप देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो इस इंस्पेक्टर का ही काम है कि वो क्वालिटी को इंस्पेक्ट करे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। उसके बाद जो है हमारी सेकंड टेक्निक जो है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या कहती है, अब नाम से ही पता चल रहा है चीजों को सिंपल करेगी। सिंपल करने का मतलब क्या है, पुट एन एंड, किसके ऊपर एंड लगाना है, ऑन अननेसेसरी एक्टिविटीज। जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर एंड लगाना है, उनके ऊपर रोक लगानी है। अब एंड और रोक लगाने की जरूरत क्या है, देखिए हम कभी भी देखिए कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सी अननेसेसरी एक्टिविटीज हम साथ में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप ठीक है फ़ोन से पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते बीच में किसी का मैसेज आ रहा है, हाँ हम स्नैपचैट पे स्ट्रीक चेक कर रहे हैं, अरे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड का मैसेज आ गया, अरे उसकी स्ट्रीक आ गई, अरे उसने वीडियो डाल दी। ये सब क्या है, ये सब है अननेसेसरी एक्टिविटीज़, जो कि आपका प्राइमरी गोल तो पढ़ने का है, आप उसको छोड़ के एक्स्ट्रा सब कुछ कर रहे हो। तो ये क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन कहता है वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपको रोक लगानी है, उनको एंड कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एक शू कंपनी का दिया गया है। शू कंपनी क्या करती है, आप देखिए 5 नंबर का शू आता है, 6 का आता है, 7 का आता है, 8 का आता है। आपका पैर क्या है, साइज के हिसाब से बढ़ता है। आप जब स्कूल में हैं अभी तो आप लोग देखते हैं कि आप एक शू डालते हैं 5 या 6 नंबर का, आपको टाइट आ रहा है, 7 आप डाल रहे हैं आपको लूज आ रहा है। तो अब बीच में 5.5 या 6.5 कहाँ है, अगर वो होता तो शायद आपको ठीक आ जाता, लेकिन वो नहीं है अवेलेबल मार्केट में। क्यों नहीं है, सोचिए 5.1 का शू, 5.2 का शू, 5.3, 5.4, अगर इस हिसाब से शू नंबर बनते, पहले तो मशीन्स में उतनी सेटअप लगानी पड़ती, उसके बाद रखने के लिए शॉपकीपर को बड़ी प्रॉब्लम होती, 0.1, 0.2, 0.3, जब वो आपको दिखा रहा होता वो तो परेशानी हो जाता कि इतने पॉइंट्स वाले शू मैं कहाँ से लाऊं या कहाँ रखूं, कैसे रखूं। तो चीज़ों को सिंपल किया गया। सिंपल करने के लिए क्या किया गया, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अगर ये पॉइंट्स के चक्कर में पड़ते
फिर तो काम हो जाता, फिर तो बस पॉइंट ही देखते रह जाते। मशीन के सेटअप लगाने वाले वो तो परेशानी हो जाते, अरे एक एक पॉइंट के मार्जिन से बताओ शू का साइज कैसे बनता। तो यानी इकोनॉमी ऑफ सेल को बढ़ाया जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाना क्या कहता है कि आप एक ही स्टैंडर्ड साइज रख लिया, 5 नंबर रख लिया, ठीक है, उसी को बनाओ, आलतू फालतू काम जो है वो नहीं करने। ये आपको कहता है सिंप्लीफिकेशन, एंड कर देना किसको, टू द अननेसेसरी एक्टिविटीज। देन थर्ड टेक्निक्स इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है टू फिक्स स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड किसका फिक्स करना है? स्टैंडर्ड फिक्स करना है क्वालिटी का, क्वांटिटी का और साइज का। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड साइज, इसको फिक्स करना। आप देखो 5 लीटर का प्रेशर कुकर आ रहा है, 3 लीटर का आ रहा है, 1 लीटर का आ रहा है, तो ये इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। आप क्लोथ के लिए जाते हो, क्लोथ्स खरीदते हो, एल साइज आ रहा है, एम साइज आ रहा है, एक्सएल आ रहा है, डबल एक्सएल आ रहा है, ट्रिपल एक्सएल आ रहा है, ये क्या है? दैट मीन्स उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। अब स्टैंडर्ड फिक्स करने से क्या फायदा होता है? प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल बनते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट होता है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब है आप उनको कभी भी कैसे भी रिप्लेस कर सकते हो। आप एक शॉप पर जाते हो, मैट्रिक्स शैम्पू खरीदना है आपको, वहाँ पे 50 बोटल्स रखी हुई हैं, आप 50 में से कोई भी उठा लो तो कोई डिफरेंस नहीं आता ना, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। आप सभी वो प्रोडक्ट सेम है, किसी को भी उठाएंगे तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, होगा जो मैन और मशीन की परफॉर्मेंस होगी वो भी एनहांस हो जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, चीज़ों की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी वाइज हमें अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है मेथड स्टडी। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पॉइंट नंबर 4 है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या करती है? नाम से ही पता लग रहा है, मेथड का क्या काम है? टू फाइंड बेस्ट वे, टू फाइंड बेस्ट वे टू डू अ वर्क। किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 10th तक मैथ सभी ने पढ़ा है, आप कोई भी सम करते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से फॉर्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन आप एक बेस्ट मेथड जो है वो फाइंड आउट करते हो ना कि नहीं मुझे तो यही मेथड अच्छा लगता है, मैं तो इसी से ही करूँगा। तो ऐसे में जो फैक्ट्री प्रेमिसेस है वहाँ पे भी बेस्ट तरीके फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेथड स्टडी के अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं टू फाइंड दैट पर्टिकुलर बेस्ट वे, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज प्रोसेस चार्ट टेक्निक एंड सेकंड इज ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। तो ये 2 टेक्निक्स के नाम आपने जो है वो ध्यान रखने हैं। ये 2 टेक्निक्स जो हैं वो यूज की जाती हैं टू फाइंड बेस्ट वे टू डू अ वर्क। देन 5th मोशन स्टडी। अब मोशन मतलब मूवमेंट्स। यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया जा रहा है? मूवमेंट्स ऑफ अ वर्कर। एक वर्कर की मूवमेंट्स चेक की जा रही हैं, कितनी आलतू फालतू मूवमेंट जो है ये पर्सन कर रहा है, और जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज वो कर रहा है उनको रिमूव कर देना। अब उनको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हेल्प लगती है सीसीटीवी कैमरास की। सीसीटीवी कैमरास की हेल्प से ये लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वर्कर कितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रहा है, उनको रिमूव किया जाए ताकि काम को सिंपलर और ईजियर किया जा सके। देखिए आपके पास एक एग्जांपल आता है मैसोन का। ब्रिक पड़ी है, मैसोन अपना काम कर रहा है, वो यहाँ से उठा रहा है, यहाँ रख रहा है, ईजी है। सोचो वो ब्रिक्स नीचे पड़ी हो, वो नीचे जा रहा है, ब्रिक को उठाता है, ऊपर रखता है,
फिर नीचे होता है, उठाता है, फिर उसको ऊपर रखता है। तो ये जो नीचे ऊपर बार बार ये जा रहा है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है ना, वो तो कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 नीचे से ब्रिक उठाई रखी, फिर उसने ऊपर सीमेंट वगैरह लगाया, जो भी उसका काम है। तो ये अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिमूव करेंगे। उसके लेवल पे ही रखी ब्रिक, लो उसने उठाई रखी, तो काम थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो ये लोग मूवमेंट चेक करते हैं वर्कर्स की। अगर किसी भी तरीके की कोई अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है, उसको रिमूव कर देना है। देन 6th वन इज टाइम स्टडी। अब देखिए नाम से पता लग रहा है टाइम स्टडी क्या कैलकुलेट कर रही है, टाइम कर रही है। तो यानी इस पर्टिकुलर टास्क को कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, हमें कम से कम टाइम में चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये लोग क्या यूज़ करेंगे, ये लोग यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच टू कैलकुलेट द टाइम। हर काम का इन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो मशीन है। इन्होंने चेक करना है कि कौन अपना काम कितनी जल्दी पूरा कर रहा है या कौन जल्दी नहीं कर रहा है। इन्होंने स्टॉप वॉच की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट करना है। देन 7th फैटिग स्टडी। अब फैटिग वर्ड का पहले तो आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए। फैटिग का मतलब क्या होता है, फैटिग मतलब थकान। देखिए अब एक वर्कर काम कर रहा है, उसको फैटिग भी होगा, उसको थकावट होगी। तो थकावट के लिए उनको चाहिए होते हैं रेस्ट इंटरवल्स। तो रेस्ट इंटरवल का क्या लॉजिक है, कितने आवर्स काम करने के बाद उसको कितने मिनट का जो है वो ब्रेक मिलेगा या रेस्ट इंटरवल मिलेगा, यही हम स्टडी करते हैं फैटिग स्टडी के अंदर। देखिए आप लोग भी स्कूल में जाते हो, 8 to 2 आपका स्कूल है, तो बीच में 20 मिनट का या 25 मिनट का आपको इंटरवल दिया जाता है। वो क्या है, वो आपका रेस्ट इंटरवल ही तो है, क्योंकि कंटिन्यूटी में आप सुबह से पढ़ रहे हैं, आप लोग थक जाओगे, एक टाइम के बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगा, तो बीच में आपको ब्रेक दिया जाता है। सिमिलर वे में वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, उनका तो बल्कि आपका मेंटल काम है, उनका फिजिकल लेबर का काम है, तो फिजिकली वो और ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने आवर्स की शिफ्ट के बाद कितनी देर का उनको रेस्ट इंटरवल देना है, इसकी स्टडी की जाती है। देन 8th पॉइंट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का एक मेन जो आपको लर्न रखना है, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में भी काम आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, अगर दोनों वर्कर्स का पता लगाना हो तो आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है स्पेशली कि अगर आपको फाइंड आउट करना है आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस में कौन से वर्कर एफिशिएंट हैं और कौन से वर्कर इनएफिशिएंट हैं, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, तो आप यूज करोगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लो, अब आप कैसे पता करोगे कि कौन एफिशिएंट है और कौन नहीं है। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो आपको 100 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन मोर देन 10 बनाएगा उसको 1 प्रोडक्ट ₹120 का उसको वेज जो है दिया जाएगा। यानी अगर मान लो मैंने 9 प्रोडक्ट बनाए तो मेरी उस दिन की इनकम हो गई 900। वहीं पे अगर मैंने मान लो 15 बनाए तो 15 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कितना डिफरेंस रहेगा कि यहाँ तो उसको 100 के हिसाब से पेमेंट मिल रही है, यहाँ 120 के हिसाब से। तो यानी ये पर्सन हमारा इनएफिशिएंट है, ये पर्सन हमारा एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट बता दिया, ये मोटिवेट भी करते हैं इनएफिशिएंट को कि वो भी और एफिशिएंसी से काम कर सके। हमारी लास्ट टेक्निक है मेंटल रिवॉल्यूशन।
ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहती है? टू चेंज द माइंडसेट, चेंज करना है माइंडसेट किसका? वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ, कि उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। दैट मीन्स उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, दोनों इकट्ठे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, उनका माइंडसेट चेंज हो जाए, पर्सनल ग्रजेस को वो लोग छोड़ दें, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट की ओर या फिर हम कहें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए वो लोग काम करें। आई होप आपको टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स दोनों ही समझ आ गए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप कोई और टॉपिक भी करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।